नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है अपवाह तंत्र। तो अपवाह के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? नदियां पढ़ते हैं इसमें भारत की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके सभी एग्जाम के लिए। और लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपको ये बताना है कि जो मालाबार तट था वो पश्चिमी तट की तरफ था या पूर्वी तट की तरफ। तो ये कमेंट करके बताइएगा कि मालाबार तट जो है ये पूर्वी तटीय मैदान में आता है या पश्चिमी तटीय मैदान में आता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। और इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हुई थी भौतिक स्वरूप वाली, उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो उसमें जिन्होंने इंदिरा पॉइंट जवाब दिया था उनका बिल्कुल सही था। कई विद्यार्थियों ने उसमें कन्याकुमारी भी लिखा था। देखिए, मैंने संपूर्ण भारत बोला था ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो फिर उसमें अंडमान निकोबार ये सब भी शामिल होंगे। तो इंदिरा पॉइंट उसका सही जवाब था। जिन्होंने कन्याकुमारी जवाब दिया था वो तब सही होता जब पर्टिकुलर या तो आपसे सिर्फ भारत का पूछे या फिर वो एग्जाम में जिस तरह से आता है कि स्थल भाग का अगर पूछे। तो इस तरीके से अगर पूछता है तो है। अगर संपूर्ण भारत लिखा हुआ है तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर आपको इंदिरा पॉइंट ही करना होगा। तो इंदिरा पॉइंट जिनका जवाब था बिल्कुल सही था। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, अब जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी के अंदर जो भी नदियां प्रवाहित हो रही है, ये इनकी सहायक नदियां, ये इनकी सहायक नदियां, ये इनकी सहायक नदियां, तो ये जो पूरा है इसको कहा जाता है द्रोणी। या कई बार हम बोलचाल में भी कह देते हैं कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है अपवाह के आधार पर। यानी अपवाह का मतलब हो गया जैसे उसमें जल की मात्रा के आधार पर। अब जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी कौन सी है, तो फिर हम कहते हैं नील नदी। और जब कहते हैं कि सबसे बड़ा अपवाह बेसिन किसका है या जब अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है अपवाह द्रोणी, तो फिर हम उसमें नाम देते हैं अमेजन नदी का। तो वही बात है, अपवाह द्रोणी जो है उस नदी के अंदर जो भी नदियां वगैरह सरिताएं वगैरह बह करके आती है, सारा वो कुल जल उन नदियों के द्वारा पतली पतली धाराएं सरिताएं पतली पतली वो सब जो भी बह करके पानी लेकर के आ रही है, उस संपूर्ण भूभाग के अंदर जो पानी है जो इसमें शामिल होता है उनको हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। तो ये आ गया, जल विभाजक कहते हैं। ये जल विभाजक जो क्या है, जैसे दो भागों को अलग करने का, जो दो द्रोणियों को अलग करने का काम करते हैं। अब ये जैसे धारा ए धारा ब, तो इसमें जैसे मान लीजिए ये मुख्य नदी है कोई। अब इसमें ये जितना भी जल बह करके आ रहा है, जो भी इस पूरे क्षेत्र में जल है, नदियों नालों से पतली पतली जल धाराओं से बह करके, ये संपूर्ण क्षेत्र है अपवाह द्रोणी। तो एक द्रोणी को दूसरी द्रोणी से अलग करने का काम कौन करता है? कोई जल विभाजक होता है। कोई ऊंचा पठार भाग हो सकता है, कोई ऊंचा भाग हो सकता है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। अभी मैंने जो आपको ऊपर समझाया था, भारत की किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह मैं नहीं बताऊंगा आपको। या तो पूरा चैप्टर खत्म होते होते तक आप सारा समझ जाएंगे कि कौन सी अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, और नहीं भी समझे तो भी इसको ढूंढिए, सर्च कीजिए। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा कि भारत के अंदर अपवाह द्रोणी किसकी बड़ी है, सबसे बड़ी। भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है।
भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी होती है, वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो हिमालय से जो नदियां इस क्षेत्र से आएगी तो सीधी सी बात है वो कहां से निकलती है, कोई ना कोई ग्लेशियर से। कोई अगर झील से भी निकलती है तो वो झील के अंदर भी तो पानी ऊपर किससे आ रहा है, किसी ना किसी ग्लेशियर से ही आ रहा है। तो वर्षा के अलावा जो ग्लेशियर हैं उनसे लगातार पानी मिलता रहता है, तो जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं उनमें आपको वर्ष भर पानी मिलेगा। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। किस पर्वतीय श्रृंखला के? हिमालय के। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया है। गोर्ज, इसको महाखड्ड भी कहा जाता है, महाखड्ड या गोर्ज। तो क्या आता है, ये एक तरह की घाटी है, या भी एक चित्र बना हुआ है, ये घाटी का ही है। दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक गहरा भाग जहां से नदी बहती है, नदी गिरती है, उनको काट करके, और नदियों के मार्ग में कोई भी ऊंचा भाग आता है और वो नदी पहले से वहां अगर बह रही थी तो वो नदी उस भाग को काट करके धीरे धीरे, ये जो प्रक्रिया चलती है इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उस भाग को काट करके और वो अपने उसी मार्ग को बनाए रखती है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, ये भी इसी प्रकार की नदियां हैं। तो वो जब ऊपर से एक नीचे स्थान पर गिरती है उसको काट करके, किसी पर्वत श्रृंखला को, किसी पर्वत श्रेणी को, तो वो जो काट करके नीचे की तरफ गिरती है और फिर वहां से आगे बहती है, तो वो जहां गिरती है वो एक महाखड्ड या एक खड्डे का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं गोर्ज। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया, अब जैसे ये चित्र में देखिएगा, ये है गोर्ज। तो ये बीच में जल बह रहा है, यहां पे ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। बड़ी सहायक नदियां आकर के उसमें मिलती है। किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंधु नदी तंत्र। और ये नदी की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो नदी का सोर्स, फिर ऊपरी भाग, फिर मध्य भाग, फिर ये विसर्प आकार में जब ये मैदानी भागों में आती है, इस तरीके से हो जाती है। और इस तरीके से होती है तो बीच में जैसे कई बार इसके बहाव के कारण ये थोड़ा सा जैसे इधर हो गई, पहले यूं थी फिर ऐसे हो गई, तो अब ये जो साइड में रह गया, ये इसे हम कहते हैं गोखुर झील। तो जहां नदी का बहाव विसर्पिलाकार होगा, मतलब सरप की तरह, वहीं आपको गोखुर झीलें मिलेगी। और फिर ये लास्ट में बनता है डेल्टा, कि समुद्र में गिरने से पहले नदी कई भागों में बंट जाती है, कई वितरिकाओं में इस प्रकार से हो जाती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और बाकी और भी कई नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी कहते हैं नदी मुख, ये ज्वार नदी मुख भी कहा जाता है। मतलब एस्चुरी का मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्ट जाकर के समुद्र में गिरती है, इस तरह के डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इनकी गति थोड़ी तेज होती है और प्रायद्वीपीय पठारों से निकल के ही और उसी बहाव में ये बह जाती है। और चूंकि प्रायद्वीपीय पठारों में बहती है तो इसके साथ में ज़्यादा जो साथ में एक मटेरियल होता है, जैसे बालू, ये मिट्टी वगैरह, ये इतनी चीज़ें नहीं बहती जितना मैदान में बहने वाली नदी है। अब जैसे गंगा नदी है, अब कहाँ ये गंगोत्री हिमनद से निकल रही है और पूरा इस तरह से बहते हुए कहाँ ये बांग्लादेश की तरफ जाकर के फिर लास्ट में जाकर के गिरेगी। तो कितना लंबा क्षेत्र इसने तय कर लिया, और रास्ते में यूपी बिहार के अंदर इतने बड़े एक मैदान का निर्माण करती है ये। तो जब मैदान में से बहेगी तो अपने साथ खूब बालू मिट्टी वगैरह आ गए, और चूंकि ये एक मैदानी भाग ज़्यादा होता है तो बांग्लादेश में वहाँ आगे जाकर के भी क्या है, मैदान ही है, तो इसलिए ये लास्ट में इस तरीके से अलग अलग वितरिकाओं में हो जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आ जाएगी। लेकिन अगर पठारी भाग में बह रही है तो इतनी ज़्यादा बालू मिट्टी वगैरह जो है, मिट्टी वगैरह के कण इतने नहीं होते, वेग भी उसका तेज होता है,
तो वो अपने साथ में वहाँ लास्ट में जाकर के डेल्टा वेल्टा नहीं बनाती, वो सीधा धड़िम ना सीधा पानी में जाके गिरती है, उसको कहते हैं एस्चुरी। तो नर्मदा और ताप्ती जो ये दो नदियां हैं, ये एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में, अब लद्दाख जिला नहीं है, अब आप इसको बोलोगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको भी पता है कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इस भाग में भी यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। इस नदी में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नूबरा, शोक, हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक कहाँ है? ऊपर पाकिस्तान की तरफ है। और कटक कहाँ है? ओडिशा की तरफ। एक मराठों में बहुत फेमस पेशवा हुआ था। उस पेशवा का अगर आपको नाम पता हो, आपको बताना है, किसने यह कहा था कि मैं अटक से कटक तक मराठाओं की जो ध्वजा है वो फहरा दूंगा। ये किस मराठा पेशवा ने कहा था? और बड़ा ही बहादुर, पूरे मराठों के अंदर अगर सबसे ज्यादा डेंजर कोई पेशवा हुआ है, घोड़े पर ही सोता था वो। कोई सोचते थे कि 5 दिन के अंदर कहीं यात्रा पूरी होती है, वो 2 दिन में उस यात्रा को पूरी करता था। घोड़े पर ही सोता सोता चलता था वो, इतना खतरनाक पेशवा हुआ है। तो आपको उस पेशवा का नाम बताना है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये मिठानकोट कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान में भी किस जगह है? तो ये जैसे राजस्थान है और ये पूरा जैसे भारत है मान लीजिए, तो ये यहाँ से ये बहकर के इस प्रकार जाती है। यहाँ राजस्थान के अंदर जो बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले से आप बिल्कुल लेफ्ट की तरफ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो लेफ्ट की तरफ चलते चलते पाकिस्तान के अंदर जो सीध में जगह आती है, लगभग आपके ध्यान रखने के लिए कि मिठानकोट है किस तरफ, तो राजस्थान का मैप आपके ध्यान में है, तो बीकानेर के पश्चिम की तरफ चलते चलते जो स्थान आता है, लगभग वहां मिठानकोट पड़ता है पाकिस्तान में। तो ये नदियां जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये किस तरफ से मिलेगी? बाईं ओर से। ये सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम जो है, व्यास तो किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। तो ये व्यास सतलज में पहले ही मिल जाएगी पंजाब में, हरिके नामक स्थान पे। और वहीं हरिके से, हरिके बैराज है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर। कराची शहर किसके पास में है? बहुत ही सुंदर शहर है कराची। आप मैप के अंदर कभी जो है बड़ा करके कराची को देखेगा, मतलब इतना सुंदर तरीके से बसा हुआ है, जैसे जयपुर नक्शे पर बसा हुआ है, उसी तरीके से आपको पूरा पूरा कराची एक नक्शे पर बसा हुआ मिलेगा। शहर बहुत सुंदर है, अरब सागर में मिल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान की छवि जो है वो हमारे दिमाग में जब पाकिस्तान आ जाता है तो एक इतना एक जो जिसको हम नफरत कहते हैं वो आती है जब भी पाकिस्तान का नाम आता है। लेकिन भारत भी आप ऊपर से देखिए इतना हरा भरा है, तो पाकिस्तान भी उधर से बहुत हरा भरा है, हरियाली, वही पहाड़ पर्वत ऊपर है, मैदान भी है। इधर जो राजस्थान की तरफ पश्चिम वाला भाग है तो वो थार का मरुस्थल का विस्तार तो उधर भी है पाकिस्तान में, लेकिन उसके तरफ जो है वो कौन सी नदी उधर बहती है? सिंधु नदी। भौगोलिक रूप से अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत शानदार शानदार जगह है वहां पर पाकिस्तान में। अगर वहां ये आतंकवाद जैसी चीजें ना हो, एक सही सिस्टम हो पूरे देश का, तो जिस तरह से भारत के अंदर बाहर से घूमने के लिए लोग आते हैं अलग अलग कंट्री से, उस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी लोग जाते, अगर वहां ये सिस्टम सही सिस्टम होता। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में है। ये किसकी बात कर रहा है? सिंधु द्रोणी की। तो द्रोणी के अंदर जितनी भी सहायक नदियां हैं जो भी, और उन सब की भी सहायक, पूरा का पूरा हम जिसको सिंधु नदी तंत्र कहते हैं वो कंप्लीट आ गया।
क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि हिमाचल के अंदर सिंधु कहाँ से आ गई। सिंधु नहीं, सिंधु द्रोणी, द्रोणी का इसका मतलब जो भी सहायक नदियां वगैरह सब हैं, तो ये है। तथा पंजाब शेष पाकिस्तान में है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो 2900 किलोमीटर कम नहीं होता। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार, जो कि 1960 में हुआ था, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में सिंचाई के लिए करते हैं। ये देखिए, ये सिंधु नदी मैप में है। ये जो है ये मानसरोवर झील है। यहाँ पर लगभग उत्तराखंड के इस स्थान पर से मानसरोवर झील है। तो यहाँ से ये नदी इस प्रकार से ये ऊपर जाते हुए और फिर ये यूं आती है। तो यहाँ ये गंगानगर राजस्थान में, ये बीकानेर, तो ये लगभग देख लीजिए बीकानेर वाली सी सीध मैंने आपको बताई थी, यहाँ है मिठानकोट इस स्थान पे। तो पाकिस्तान में इस तरफ जो ये नदियाँ लगभग सारी आके मिल जाती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी। तो सतलज तो ये राकस ताल से निकलती है। ये आगे जाकर के और चिनाब में मिल जाती है। चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की, ये देखिएगा इस प्रकार से। और सतलज के अंदर ही देखिएगा, ये व्यास नदी आकर के पंजाब में मिल गई। और फिर ये रावी नदी है और ये चिनाब नदी है। ये चिनाब है इस प्रकार से। और ये जो ऊपर दिख रही है ये है झेलम, वुलर झील से होते हुए फिर ये दक्षिण की तरफ यूं आती है और फिर आगे जाकर के चिनाब में मिल जाती है। तो इनके नाम ऐसे ही याद रखने हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसी प्रकार से है। तो पहले झेलम चिनाब में मिलती है, फिर रावी पाकिस्तान के अंदर इस चिनाब में मिल जाएगी, और सतलज जो है वो आगे जाकर के चिनाब में मिल जाती है। फिर आगे लास्ट में जाकर के ये किस में मिल गई, इस सिंधु नदी में मिल गई, मिठानकोट के पास। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड के अंदर देखिएगा जो गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से गंगोत्री ग्लेशियर से ये जो है जलधारा निकलती है, उसे हम कहते हैं भागीरथी। और अलकनंदा जो है ये उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है जिसे हम कहते हैं सतोपंथ। तो सतोपंथ से ये अलकनंदा निकलेगी, गंगोत्री से भागीरथी निकलेगी, और ये दोनों कहां मिलेगी, देवप्रयाग में। उसके बाद से हम इसको क्या बोलते हैं, गंगा। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर इस गंगा में मिलती है। कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो ये जैसे गंगोत्री से गंगा निकलेगी, मतलब भागीरथी निकलेगी, और यहां ये यमुनोत्री है तो इसे यमुना निकलेगी। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, यानी प्रयागराज में। जैसे ये गंगा यूं है तो ये यमुना यूं चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, इस तरह से जाकर के मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। कौन सी, घाघरा, गंडक और कोसी। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है।
एक है नमामि गंगे परियोजना। क्या है? एक एकीकृत संरक्षण मिशन जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। तो ये है। अब जैसे झारखंड की बात करें तो गंगा वैसे कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। ये मैप है। अब इसमें गंगा जो है ये इस प्रकार से, ये गंगा नदी और यहां से अलकनंदा, ये देवप्रयाग में मिल गई भागीरथी और अलकनंदा। अब यहां से गंगा कहेंगे। तो इसके बाद में जैसे ये यूपी और फिर ये बिहार, और बिहार के बाद में यहाँ लगभग 80-85 किलोमीटर ये झारखंड में बहती है। और फिर आगे ये पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाती है। एक शाखा इसकी इधर चली जाती है बांग्लादेश। तो ये जो दक्षिण की तरफ गंगा आती है इसको हम कहते हैं हुगली, और जो बांग्लादेश में चली जाती है इसको हम शुरू में कहते हैं पद्मा। तो इसमें ब्रह्मपुत्र जब आकर के मिल जाएगी उसके बाद में हम इसको कहेंगे मेघना। तो 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो अब झारखंड के अंदर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है गंगा नदी की। तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये सब चल रहे हैं कि गंगा नदी में जो प्रदूषित है तो इसको सही तरीके से किया जाए। अब इसमें देख लीजिए, ये गंगा जो बह रही है ये, तो ये नेपाल हिमालय से ये आ गई घाघरा नदी, ये आ गई गंडक, और जो ये नदी है ये आ गई कोसी नदी। कोसी नदी वैसे 7 धाराओं के मिलने से कोसी नदी का निर्माण होता है। तो कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और शारदा नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। ये भी इधर से ही निकलती है, ये आकर के घाघरा में मिल जाएगी यूपी में। तो ये नदियां जो इसमें बाईं तरफ से जो नदियां मिलती है, तो ये प्रमुख नदियां हैं जो कि ऊपर से आती है। और जो दाईं तरफ से कौन सी मिलती है? तो ये देखिए, ये यमुना जो निकली थी यमुनोत्री से, ये यहाँ इलाहाबाद के पास यानी प्रयागराज के पास मिल जाएगी। और यमुना की सहायक कौन सी है? ये चंबल है, बेतवा है, ये सोन है। तो यमुना की सहायक जो है चंबल, बेतवा, ये है। सोन नदी किसकी है? गंगा की सहायक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जैसे यमुना है तो यमुना की जैसे चंबल और बेतवा हो गई। सोन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि किस तरफ से आती है? प्रायद्वीपीय पठार से। जो मैकाले पर्वत है, मैकाले पर्वत पे अमरकंटक से ये निकलती है सोन। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जो है चंबल, बेतवा, सोन है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये चंबल बेतवा जो है ये तो किसकी सहायक है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, इनकी लंबाई कम और इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, जिसपे फरक्का परियोजना है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहां यह नदी 2 भागों में बंट जाती है। भागीरथी हुगली, जो कि इसकी एक वितरिका है, जो मैंने आपको बताया दक्षिण की तरफ आ जाती है, जिसको हम हुगली कहते हैं। तो इसको भागीरथी हुगली के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है।
अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यहाँ सुंदरी वनों की अध्यक्षता है, वो जो अध्यक्षता क्या है, ये सुंदरी वन जो है वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी अधिकता है, तो इसलिए हम इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, सुंदरवन के नाम से जानते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरवन के नाम से एक मूवी भी बनी थी, सफेद बाघ को दिखाया था उसमें। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, यानी इतनी है 2525। चित्र 3.4 में देखें, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अभी जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, अंबाला नगर सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन सा? अंबाला नगर। तो अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए नदियों में अनेक बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब इसके बाद में आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से, ये देखिए सब आसपास निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये कोई इनमें कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ये मानसरोवर झील और जो सतलज निकलती है राकस्ताल झील से, तो मानसरोवर के पश्चिम की तरफ यहाँ राकस्ताल झील है। यहाँ है कैलाश पर्वत जहाँ शिवजी रहते हैं, यह मानसरोवर झील है। तो इसी के कोई, अब इसी मानसरोवर झील से और इसके आसपास के कुछ ग्लेशियर से सिंधु नदी है, या सीधा मानसरोवर झील ही बोल देते हैं कई बार। यहीं से इसी के पास से कौन सी निकलेगी? ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी। कभी मानसरोवर झील बोल देते हैं, कभी इसके आसपास का कोई हिमानी या ग्लेशियर उसका नाम ले लेते हैं। तो ये तीनों नदियां आसपास से निकलती हैं। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र ऊपर बहेगी, यूं ही बहती है अरुणाचल तक, अरुणाचल से आकर के असम में यूं बहते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो भारत में तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 916 किलोमीटर बहती है ये। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यूं बहती है, यूं। यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं सांगपो और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र में इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को सांगपो, बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग, तथा दिबांग, लोहित, कैनुला और दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो अरुणाचल में दिहांग कहते हैं और उसके बाद असम की तरफ आती है, तब इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। मतलब यहाँ अनेक धाराओं में भी ये हो जाती है इस प्रकार से। तो बीच में जो है वो कुछ द्वीप टाइप स्थानों का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये नदी ब्रह्मपुत्र यहाँ से ऐसे बह रही है, यहाँ से बहते ये इधर हो गई, ये ऐसे बह रही है, आगे ऐसे हो गई। तो ये बीच में कुछ स्थल भाग जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ हो, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी हो। किसके द्वारा निर्मित हो गया? नदी के पानी के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं नदी निर्मित द्वीप। तो माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है
और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। देखिए सिल्ट क्या होता है, सिल्ट बार बार नाम आ रहा है। सिल्ट तो एक इंग्लिश वर्ड है, SILT। हिंदी में इसको कहते हैं गाद। गाद का मतलब जो भी साथ में लाया हुआ है, मिट्टी के कण वगैरह, मिट्टी के कणों से थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ी चिकनी मिट्टी टाइप जो होती है, थोड़ा सा मिट्टी के कणों का आकार बड़ा होता है, उसको हम गाद कहते हैं। तो वो है। तो जब अपने स्तरों से ऊपर बहेगी तो निश्चित सी बात है कि साइडों में फिर जल जाएगा इसका, तो बाढ़ की स्थिति बनेगी वहां पे। प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। पश्चिमी तट के निकट है ये उत्तर से दक्षिण। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब ये देखिए इसमें, अब ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसमें ये नर्मदा नदी है और तापी नदी यानी ताप्ती। ये दो मेन नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहेगी प्रायद्वीपीय पठार की, और भी है दो चार, ये मेन है। बाकी आप देखिएगा, भले ही पश्चिम की तरफ से गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, यह निकल रही है पश्चिम घाट पर्वत की तरफ से, लेकिन इनका ढाल जो है वो पूर्व की तरफ है। तो पश्चिम से निकल के भी पूर्व की तरफ जाती है। यानी बात वही होगी कि मुर्गी मेरी है, लेकिन अंडा जो है वो किसी दूसरे के घर पे जाके दे के आती है। तो निकलती पश्चिमी घाट पर्वत से है और बहती किधर है, पूर्व की तरफ। तो ये गोदावरी नदी ये चली जाएगी, ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा, ये कावेरी। ये पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर। लगभग 70-80% भाग तो इसका उधर है आंध्र प्रदेश की तरफ, और बाकी इधर तमिलनाडु की तरफ, लेकिन दोनों की सीमाओं पर स्थित है पुलिकट झील। तो ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, और ज्वार नदमुख, ये ज्वार नदमुख को मैंने आपने शुरुआत में मैंने बताया था एस्चुरी कहते हैं, आपको बताया भी था ज्वार नदमुख कहते हैं इसको, नदीमुख या नदमुख। तो उसका मतलब है कि सीधा ये मुंह जाके कहां खोलती है, समुद्र में ही। ये यूं बह रही है, यूं बह रही है, जैसे इसी प्रकार से जाकर के अब ये समुद्र है तो इधर ही सीधा चली जाएगी। जबकि ये जो डेल्टा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र है, ये आगे जाकर के ऐसे वितरिकाओं में बंट जाती है, यूं ऐसे। तो हालांकि पूर्व की जो प्रायद्वीपीय भारत की भी पूर्व की नदियां डेल्टा बनाती है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र जितना बड़ा डेल्टा नहीं होता। और बाकी ये दो नदियों का अलग से पूछा जाता है कि कौन सी डेल्टा नहीं बनाती, केवल एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो वो कौन सी है, नर्मदा और तापी। ये क्यों ज्वार नदमुख का निर्माण करती है मैंने आपको बता दिया। बरस घाटी के बीच में इस तरीके से ये बहती है, दो पहाड़ियों के बीच बीच में से बहती रहेगी, और फिर लास्ट में जाकर के फिर उसमें मिल जाती है अरब सागर में। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। तो अपेक्षाकृत छोटी क्यों होगी, क्योंकि समुद्र इनके पास ही है।
अब इधर से निकलेगी ये, कोई इधर आ जाएगी, कोई इधर आ जाएगी, कोई इधर जा रही है, इधर जा रही है। समुद्र कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जबकि उत्तरी भारत की बात करें तो सिंधु कहाँ मानसरोवर झील से निकलती है, पूरा लद्दाख से ऊपर बहते हुए, पाकिस्तान में बहते हुए, समुद्र दूर है उससे, फिर जाकर के अरब सागर में आएगी। अब जैसे ब्रह्मपुत्र है, वो भी ऊपर से बहते 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 पूरा बांग्लादेश, फिर जाकर के इधर गंगा नदी भी इसी प्रकार से। तो उनमें समुद्र दूर है उन नदियों से, तो फिर रास्ते में सहायक जो नदियां भी उनकी खूब होगी, तो उनकी द्रोणियां बड़ी होती है, अपवाह द्रोणी। अब ये छोटे छोटे इधर निकली, इधर गई, कोई 450 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर है, कोई 700 किलोमीटर है। और कहाँ ये गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां रही, कोई 2500, कोई 3000। तो ये का आ गया ना फर्क ही। तो समुद्र पास है इनकी। नर्मदा का उद्गम, नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? दो स्थलों के मध्य जब एक भाग नीचा धंस जाता है तो उसको हम कहते हैं भ्रंश, तो वो घाटी बन जाती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा यहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो कई बार आता है, कहां पर है? जबलपुर के निकट। कौन सी नदी पे धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी पे। अब जैसे राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कि चूलिया जलप्रपात है, मैनाल जलप्रपात है। तो आजकल वर्षा का मौसम है तो आपको ये मैनाल जलप्रपात बहुत सुंदर दिखेगा, अच्छे से बहता हुआ। ये वाला जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, ये भी अच्छे से बहता हुआ दिख जाएगा। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। यह ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा नमामि देवी नर्मदे। इसके बाद में है तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ज्यादा संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई भी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार है। तो ये जैसे साबरमती और माही, तो जब आप राजस्थान की नदियां पढ़ते हैं तो वहां भी आता है। साबरमती निकलती राजस्थान से है, और लेकिन मुख्य नदी किसकी है? गुजरात की। और माही नदी भी इसी प्रकार से बहती है। और भारतपुजा और पेरियार ये भी दक्षिण की तरफ जो है इधर बहती है। तो ये नर्मदा और तापी नदियां होगी। अब आती है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। कहीं 1465 भी आता है, यह लगभग 1500 लिखा है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। अब देखिए, जिसकी दूरी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, संभावना भी बढ़ेगी कि थोड़ा अपवाह तंत्र भी उसका बड़ा हो। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। बड़े आकार और दक्षिण के विस्तार के कारण इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा यक्ष प्रशंसा रहता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहें और दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा किसको कहें। तो चूंकि इसको देखिए दक्षिण गंगा,
अब ये आपके लिए एक, हालांकि लास्ट बार सेकंड ग्रेड में जब प्रश्न ये आया था तो आरपीएससी ने उस प्रश्न को डिलीट कर दिया था बाद में। उसमें कुछ इस तरह का था कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, उसमें गोदावरी ऑप्शन में भी था और उसमें कावेरी भी ऑप्शन में था। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी एक डाउट वाला ही प्रश्न है कि दक्षिण भारत और कहीं दक्षिण लिखा मिलता है, कहीं दक्षिण भारत की गंगा, कहीं दक्षिण गंगा, तो इसलिए आरपीएससी ने उसको डिलीट कर दिया होगा। कल को यह प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, दक्षिण गंगा के नाम से आपको गोदावरी को ध्यान में रखना है। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए हम इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। और सबसे जो प्राचीन नदियों में शामिल है ये, क्योंकि गोंडवाना लैंड आपको पता है कि सबसे प्राचीन भाग है, तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। और यही कारण है कि जैसे उत्तर भारत के अंदर आप देखते हैं कि गंगा नदी, हालांकि गंगा नदी तो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर आप वैसे बात करें उत्तर भारत और दक्षिण भारत की, तो जैसे उत्तर भारत में गंगा सबसे लंबी है, वैसे दक्षिण भारत में ये वाली सबसे लंबी है। तो इस वजह से इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और गंगा नदी को हम माता मानते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर जो कावेरी नदी है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको पवित्र माना जाता है। जिस तरह से गंगा को माना जाता है उसी प्रकार से कावेरी को भी एक पवित्र नदी मानते हैं, इसलिए कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इनको कहते क्यों है, इस वजह से गंगा गंगा नाम आता है दोनों में। अब ये ध्यान रखना, 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। कल को कभी कोई प्रश्न आ गया तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा इस 9th क्लास के एनसीईआरटी का। महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाय द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा है। तो ये गोदावरी हमने देखी थी, ये इस प्रकार से, इसमें जैसे ये पेन गंगा नदी, ये देखिए कितनी लंबी नदियाँ हैं, और ये महानदी है। तो अभी लास्ट में जाकर के देखिए डेल्टा बना रही है महानदी, ये इस प्रकार से। तो उड़ीसा की मुख्य नदी है महानदी। उसके बाद आता है कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी क्या है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दक्षिण भारत के अंदर अगर दूसरे नंबर की कोई नदी है गोदावरी के बाद जिसकी लंबाई है तो वो है 1400 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। दूसरे नंबर की दक्षिण भारत की तो वह है कृष्णा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। इसके द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। तो महाबलेश्वर के निकट निकलती है पश्चिमी घाट से, लगभग 1400 किलोमीटर बहती है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। मतलब इसमें जो भी सहायक नदियां वगैरह जल जो भी बह करके आता है, तो इस नदी के अंदर और इसकी सहायक नदियों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक जो है बह करके जल इसके अंतर्गत आता है, जो भी इसकी तरफ ढाल है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्राप्त प्रदान की जाती है। तो जल ऊपर से गिरता है तो मशीनें लगी होती है, वो घूमती है, तो जल विद्युत का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है।
इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल है, लेकिन इसका 97% भाग लवणीय है। केवल 3% भाग इस स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है और उसका भी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। तो पीने के लिए जल बहुत कम है। ये चीजें पहले भी आ चुकी है। झीलें, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे और वहां नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते हैं जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसको झील कहते हैं। गर्त का मतलब जो गहरे भाग हों, खड्डे टाइप हों। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत, अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क श्रोणी की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी पहाड़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट, कोलेरू झील। ये कैसे निर्माण होता है? ये जैसे भारत है, इधर है चिल्का झील, तो जैसे समुद्र के पास में ही समुद्र का पानी ज्वार आता है तो समुद्र का पानी काफी अंदर तक आ जाता है, ज्वार भाटा। तो काफी अंदर तक पानी जब आने लगता है तो धीरे धीरे जो है वो एक स्थल भाग से सिर्फ एक या तो एक संकरे मार्ग से जुड़ा होता है, जल मार्ग से, या बिल्कुल ही अलग हट जाता है और वहां जो उस निर्माण हो जाता है उसको कहते हैं झील। तो ये जो लेगून झीलें हैं ये आपको समुद्र के किनारे मिलेगी। यह है ना कि तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट और कोलेरू। अंतर्देशीय भागों में वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो कि एक लवण झील वाली झील है। इस जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए होता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी के द्वारा बनी है। ये तब बनी जब हिमानियों ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए तो फिर वो बीच में झील बन गई वो। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की वुल्लर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वुल्लर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना, तो अभी जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, यहां डैम है तो वो झील का निर्माण भी हो गया। गोविंद सागर झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है और सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। जल विद्युत में भी इसका उपयोग होता है। और ये जो नेचुरल वगैरह सुंदर होती है तो बाहर से जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं, ये चीज़ें हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, तो अर्थव्यवस्था में भी महत्व भी है। नदियों का जो जल है वो मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। तो अब ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण रोल है। एक ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP क्या है?
देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख सोर्स है। तो एनआरसीपी का उद्देश्य क्या है? नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो एक छोटा सा फैक्ट है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। फिर ये नदियों का प्रदूषण, तो इसके लिए सरकार अभियान चलाती है। जैसे उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरा जो है वो नदी में मिलते रहते हैं, तो जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर लेता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ये नदियों में जो प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है, इसके लिए फिर जैसे ये नमामि गंगे परियोजना और ये इसी प्रकार की है। अभी कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सोल्व करते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम है सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट के ढाल। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांबरी है, बाकी तो मीठे पानी की। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर के बहती है? तो कौन सी है? 2 है, एक तो नर्मदा है और एक तापी है। अब नर्मदा इसमें है नहीं, तो कौन सी है? तापी हो जाएगी। तो ये 5 प्रश्न है और ये आपका सेकंड चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जलवायु वाला टॉपिक आएगा आपके और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो प्रश्न मैंने आपसे वीडियो के दौरान पूछे हैं उनका भी जो है जवाब लिखें, कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।